मैं अर्जुन सर एक बार फिर केमिस्ट्री माय ड्रीम में आपका वेलकम करता हूं। चैप्टर 3 जो क्लास 11 के लिए है वो कंटिन्यूड है। वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके जो टॉपिक्स आज के जो होंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, IUPAC नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। लेकिन इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर में, मैं उसे थोड़ा सा रिकैप कर दूं 2-4 मिनट। वो था आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में हमने क्या देखा था? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स थे। अब वो प्रॉपर्टीज क्या था? वो था एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इस तरह से हम लोगों ने उसका ट्रेंड देखा पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो कहता है कि रेगुलर वेरिएशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया और इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि आखिर उस वेरिएशन का कारण क्या है। ठीक है, तो उसमें खास करके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछता है और वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आपको लास्ट में मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन का एक पैकेज दूंगा जिसमें हर तरह का क्वेश्चन जो है मिला हुआ रहेगा इस चैप्टर का। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या क्या फैक्टर्स है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए वो कितने कितने फैक्टर्स आएंगे वो पहले एक जगह कलेक्ट कर लेना है। और वो फैक्टर्स क्या है? देखिए, ये है एटॉमिक साइज। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो होता है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है? न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा जो फैक्टर है वो आता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी का एक और नाम है शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम है? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, चौथा जो आता है उसका नाम है पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या नाम है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। और लास्ट जो फैक्टर है पांचवा वो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये जो 5 फैक्टर है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट कर देता है। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो जनरल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है कि अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस बट अलोंग द ग्रुप इट डिक्रीजेस। तो कहीं कहीं पर ये जो ग्रेडेशन है, वेरिएशन है, पीरियड में हो या ग्रुप में हो, वो फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट इन द सेंस रेगुलर नहीं हो पाता है। तो वजह क्या है? वजह यही फैक्टर्स जो आप देख रहे हो, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फैक्टर्स वहां पर डोमिनेट कर जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग, तो एटॉमिक साइज का रिलेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या है? कहता है कि ग्रेटर द एटॉमिक साइज लोअर विल बी द
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने पहले बताया हुआ है कि इसको हम लोग डेल्टा IS से भी दिखलाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर IP से करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर IE से करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन है किसके साथ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। कहने का मतलब एटॉमिक साइज अगर घट जाता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बोला गया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ऑटोमेटिकली साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए तो ये हो गया। न्यूक्लियर चार्ज के लिए क्या है, कहता है कि न्यूक्लियर चार्ज का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से साइज डिक्रीज करता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये क्या है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से nth सेल आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि फोर्थ सेल जो है, ये जो फोर्थ सेल है ये है आपका वैलेंस सेल। ये हम लोग क्या लेते हैं, फोर्थ सेल इज वैलेंस सेल। तो अगर ये फोर्थ सेल वैलेंस सेल है तो देखिए इसके पहले जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, n का वैल्यू होता है ना 1 2 3 सेल नंबर के हिसाब से। तो फोर्थ सेल अगर बैलेंस सेल है तो वहां पर थर्ड सेल, सेकेंड सेल और फर्स्ट सेल जो है इस फोर्थ सेल के लिए स्क्रीन का काम करता है। अब स्क्रीन किस बात के लिए, तो यहां पर ये देखना होगा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि आप जानते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एटम में क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है, इसीलिए उसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से रिलीज करा देते हैं। और कोई बाहर से भी इलेक्ट्रॉन होता है तो बैलेंस सेल में ही इलेक्ट्रॉन वो आता भी है। तो यहां तो हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात चल रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग डील कर रहे हैं। तो कहता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा उतना ही ये डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब पड़ेगा, जब कहता है कि ये जो स्क्रीन्स बने हुए हैं थर्ड सेल, सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल, ये स्क्रीन कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना स्क्रीन को पेनिट्रेट करके कहां चला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा। तो बताइए अगर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू बैलेंस सेल पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज, है ना, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई एच। कहने का मतलब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू डेल्टा आई एच का होगा, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का होगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दीजिए, स्ट्रॉन्गर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए, स्ट्रॉन्गर स्क्रीनिंग
स्ट्रॉन्गर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर हम लोग दे दें तो क्या हो, स्ट्रॉन्गर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा आई एच का। कहने का मतलब अगर स्क्रीन स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर डेल्टा आई एच का वैल्यू जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात होती है इसमें एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी होता है। क्या होता है, अब जैसे देखिए ये कहता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां होगा टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये जो स्क्रीन्स है, कहने का मतलब दीज स्क्रीन्स हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फॉलिंग ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही इस पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो आसानी से रिड्यूस कर देगा। तो ये कब है, देखिए स्ट्रॉन्गर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब वही हुआ, वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आइदर स्क्रीनिंग कांस्टेंट के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज, है ना, व्हिच इज फॉलिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर नेट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी विड्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड इन दैट केस क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर हमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर स्क्रीन स्ट्रॉन्गर है तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देगा, और नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ेगा, और तब हमको क्या करना होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट को कब पुअर होगा और कब स्ट्रॉन्गर होगा, अब ये भी आपको बताते हैं। कहता है कि जब सिमेट्रिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, आप जानते हैं कि वेरी वेरी सिमेट्रिकल होता है, स्टेबल होता है। तो उस समय अगर जैसे मान लीजिए कि फोर्थ सेल के पहले थर्ड सेल, सेकंड सेल, फर्स्ट सेल अगर कंप्लीटली भरा हुआ है तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन अगर ये कंप्लीटली भरा हुआ नहीं है, कहीं पर अगर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का भरना शुरू होता है तो आप जानते हैं कि उस केस में स्क्रीन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर व्हाट शेप, है ना। तो उसके चलते जो है डी और एफ ऑर्बिटल्स का क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट को देख लेते हैं। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसके लिए है, पेनिट्रेशन इफेक्ट यहां फिर हो जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, पेनिट्रेट्स द वेरियस ऑर्बिटल्स, है ना, तो वो पेनिट्रेशन इफेक्ट है। अब वेरियस ऑर्बिटल्स आपका क्या है, एस है, पी है, डी है, एफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो आप क्या कहेंगे, एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल जो है
उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स दैट एस ऑर्बिटल विल रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, लेसर विल बी द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। आई मीन मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर हम लोगों को क्या करना है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं फिर से, पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहने का मतलब जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत होगी। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू उस ऑर्बिटल पर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग को एक तो स्टार मार्क दे करके लिख देते हैं कि एस ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन इफेक्ट, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा पेनिट्रेशन इफेक्ट की कहानी हो गई। अब जो है हम लोग चलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी अभी हमने आपसे बात की थी कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी वेरी सिमेट्रिकल। तो यहां पर इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए S1 एंड S2 हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसको बताया हुआ है, P3 एंड P6, है ना, D5 एंड D10, और फिर F के लिए F7 एंड F14। दे आर वेरी वेरी स्टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो कहता है कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहां पर जो है कहता है कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है ना। तो जैसे देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल हम दे देते हैं इसके लिए, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये नाइट्रोजन है, ये जो है आपका नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये देखिए ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये पीरियड में पहले नाइट्रोजन होगा तब ऑक्सीजन होगा। ये आप जानते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, पीरियड को फॉलो कर रहा है। तो पीरियड में जनरल ट्रेंड क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, हमने आपको बताया हुआ है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज इन ए पीरियड एंड डिक्रीजेज इन ए ग्रुप। ये जो है हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइए यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो रूल के हिसाब से तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसमें से कोई भी फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा तो जनरल ट्रेंड जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो चेंज कर जाता है। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो P3 होगा लास्ट ऑर्बिटल में, और ऑक्सीजन का जो है वो P4 होगा, 1s2 2s2 2p3। तो ये P3 होगा, ये 1s2 2s2 2p4 यानी P4 होगा। तो बताइए मोस्ट सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, नाइट्रोजन का हुआ। तो इसीलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यहां हमने लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा IH।
कहने का मतलब जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी जान लेते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा है वो कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी हम लोग कुछ फैक्टर से इसको क्या कर दें। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए अधिक फैक्टर की यहाँ पर जरूरत है नहीं, तो इसको भी हम लोग जरा ये देखिए, दो फैक्टर तो आपको चाहिए ही चाहिए। वो है आपका एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और तीसरा ज्यादा ज्यादा ले सकते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका भी फैक्टर हम लोग अभी अभी देख लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस है वो हम पहले बोल चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो वहां क्या होता है कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा दैट एलिमेंट विल हैव मोर टेंडेंसी टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका मतलब तो ये जस्ट जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के क्या हो गया, ऑपोजिट हो जाता है। तो इसीलिए यहां देखिए एटॉमिक साइज के केस में क्या हो जाएगा कि अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज is inversely proportional to delta EGH। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इसका, वो हम पहले भी बतला चुके हैं। तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए ये हो गया। न्यूक्लियर चार्ज, फिर वही बात है, न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होने वाला है। देखिए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी वैल्यू बढ़ जाएगा एंड द एलिमेंट विल हैव मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो जनरली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले है ना एलिमेंट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि नोबल गैस एलिमेंट, तो जितने भी नोबल गैस एलिमेंट है सबके सब क्या है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। तो कहता है कि ऑल नोबल गैस एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की टेंडेंसी नहीं है, तो उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। और वो जो है हम आपको आगे भी बताएंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और फिर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। जो दो टर्म बचा हुआ है हो सकता है कि आज हम आपको बता दें। अब यहां देखिए, अब कहता है कि एटॉमिक रेडियाई, वो हम लोग डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई डिस्कस कर लेंगे। एंड IUPAC नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो IUPAC नेम पहले देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो IUPAC नेम्स जो है, IUPAC नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर क्या है, ग्रेटर देन 100। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हमारे पास में रूल्स होता है। क्या रूल है, देख लीजिए, नोटेशन का रूल है इसमें
कि 1 को क्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले 0 लेते हैं, 0 को हम लोग नील बोलते हैं, है ना। 1 के लिए हम लोग को यहाँ पर अन होता है, 2 के लिए बाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है ना। 4 के लिए क्वैड होता है, 5 के लिए पेंट होता है ना। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है, 7 के लिए सेप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट लेते हैं, और 9 के लिए इन होता है। ये सबसे सिंपल है, इसमें कहीं कोई समझने में टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए, और इसमें एक रूल क्या है कि लास्ट में हम लोग जो है नेम में IUM ऐड कर देंगे, जो EM कहलाता है, वो अभी अभी सामने में देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, सपोज किसी के एलिमेंट E है, इसका है ना एटॉमिक नंबर आपका है 101। तो 101 वाले एलिमेंट के लिए क्या होगा बताइए। 1 के लिए आप जानते हैं क्या होता है, अन होता है, प्लस 0 के लिए क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में जो है हम लोग IUM ऐड कर देंगे, जो इस रूल में है। तो इसको अगर हम लोग पूरा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन, नील, फिर यूनियम होगा। ऐसे देखिए इस तरह से रहेगा आपका अन, नील, यूनियम। अब इसका अगर हम सिंबल लिखना चाहें तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल जो होगा वो हो जाएगा, देखिए एक एक लेटर इसका हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट वाला तो UNU होगा, यही इसका सिंबल होगा। तो इसमें आपको 1 मार्क आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 114 का एटॉमिक नंबर, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए अन हो जाएगा, प्लस अन हो जाएगा, प्लस क्वैड हो जाएगा, और प्लस IUM हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनक्वैडियम हो जाएगा कि नहीं, अनक्वैडियम, ठीक है। ये क्वैडियम हो जाए। और इसका अगर आप सिंबल देखना चाहेंगे तो लीजिए, इसको हम लोग सिंबल भी लिख देंगे, UUQ। देखिए ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको 109 के लिए करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अन, है ना, ये देखिए नील, और 9 के लिए क्या होता है, इन होता है, ENN, और लास्ट में क्या दे दीजिएगा, IUM। तो बताइए इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन, नील, इनियम। अन, नील क्या हो जाएगा, इनियम। लेकिन यहां पर अगर आप सिंबल जानना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, UNE हो गया, यही इसका सिंबल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सबसे सिंपल होता है इस चैप्टर में जानना। तो ये IUPAC नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो कभी कभी इस पर जो है एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरह से आप ये सारे कुछ जान गए। अब जो हम लोग जानेंगे उसमें आपका होगा, ये देखिए ये टिपिकल है थोड़ा, एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, देखिए एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के लिए आपके पास में
पहले से भी कुछ जानकारी है। जानकारी क्या है? जब भी हम एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो आप सीधे बोलते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो एटम के लिए हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, आयन के लिए होगा तो आयनिक रेडियस हो जाएगा, है ना, चाहे आयन केटाइन हो या एनाइन हो। तो एटॉमिक रेडियस में आपका जो है, देखिए क्या क्या आ गया, रेडियस ऑफ एटम ले लीजिए, इसके बाद रेडियस ऑफ आयन, ठीक है। ये दो चीज को पहले सिंगल सिंगल जान लेना है हमको, है ना। तो अगर कोई एटम है तो उसका रेडियस ऑफ एटम निकल जाएगा, क्या है, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, लीजिए लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम लोग बैलेंस सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये चाहे एटम को होगा तो एटम के लिए और आयन का होगा तो आयन के लिए, दोनों के लिए यही डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही न्यूक्लियस है, यही फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। अगर थर्ड सेल बैलेंस सेल है, मान लीजिए थर्ड सेल क्या है, बैलेंस सेल, अगर इसको हम मान लेते हैं दिस इज बैलेंस सेल, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो आपका रेडियस है ना, यही हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो ये है ना, थर्ड सेल वाले जो भी एटम होगा जिसमें थर्ड सेल होगा, थर्ड सेल तक होगा, तो उसका ये एटॉमिक साइज निकल जाएगा आराम से। अब लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साइज ऑफ एन एटम एंड इट्स आयन, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और वो बहुत सिंपल है। कहता है कि केटाइन्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स, पेरेंट एटम्स। अब इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने सोडियम लिया, तो सोडियम जो होगा, सोडियम आयन जो होगा वो स्मॉलर साइज होगा देन सोडियम। उसी तरह से अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो Ca2+ इज स्मॉलर देन Ca हो जाएगा, है ना। तो ये किसी भी केटाइन के लिए जो है ट्रू होता है। उसी तरह से अगर एनाइंस की बात हो तो इसके कन्वर्सली आप क्या लिख सकते हैं कि एनाइंस आर ऑलवेज बिगर देन देयर पेरेंट एटम्स, पेरेंट एटम्स। तो बताइए इस केस में आप बहुत एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि O2- इज ग्रेटर देन O हो जाएगा, उसी तरह से F- होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से जो है एनाइंस जो होगा वो अपने पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, लेकिन केटाइंस क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। और ये वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लीजिए, जहां पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा वहां साइज घट जाएगा, जहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइज वहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केटाइंस, एनाइंस और एटम के लिए। लेकिन अब इसमें कहता है कि ये तो आइसोलेटेड एटम के लिए हो गया, सिंगल सिंगल एटम के लिए हो गया लेकिन अगर वो बॉन्डेड एटम रहेगा तब क्या होगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है जानना। देखिए
अब जैसे मान लीजिए हम लोग उसका नाम देते हैं, देखिए क्या नाम देते हैं, उस केस में उसका नाम देते हैं कोवैलेंट रेडियस, फिर नाम देते हैं वान डेर वाल्स रेडियस, है ना, और एक नाम और देते हैं और वो नाम क्या होता है, मेटालिक रेडियस। देखिए ये जो है हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए कोवलेंट रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हम लोग जो है एक फिगर लेते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ये देखिए इस हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, इस दोनों न्यूक्लियस को मिला दीजिए, हाइड्रोजन के दोनों न्यूक्लियस को मिला दीजिए, ये न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाया। अब इस न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए, देखिए यहां से हम लोग इसको क्या कर दें, हाफ कर दें, एग्जैक्टली हाफ कर दें। तो अगर हम हाफ कर देंगे तो ये ए हो गया, मान लीजिए ये ओ हो गया, ये बी हो गया, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी जो होगा ये कोवैलेंट रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोवैलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोवैलेंट रेडियस यहां पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहता है कि इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, और खास करके होमोन्यूक्लियर एटम है तो उसके लिए हम लोग कर देंगे, और हेटेरो के लिए रहता तो क्या होता, एक फिगर बड़ा रहता है, एक स्फीयर बड़ा रहता है, एक स्फीयर छोटा होता है ना, साइज के हिसाब से। तो इसीलिए जो है ये देखिए कोवैलेंट रेडियस जो है क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, टू बॉन्डेड एटम्स। अब अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक से ज्यादा ले लें तो आप देख रहे हैं इस तरह से अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल हम लोग ले सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल कितने बार ले सकते हैं, कहता है कि अगर 1 मोल H2 अगर है तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 टाइम्स तक ले सकते हैं, मतलब करोड़ों अरबों खरबों ले सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेबरिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये नेबरिंग हो जाएगा, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये नेबरिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा, ऐसे ऐसे एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो कहता है कि हर जगह आप यही देख रहे हैं, इस तरह का देख रहे हैं, ये देख रहे हैं न्यूक्लियर डिस्टेंसेस का, सब जगह आप इसको क्या कर सकते हैं, आधा जैसे ही कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, कोवैलेंट रेडियस होगा। लेकिन जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपका अनबॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स है जो यहां पर दिख रहा है अपने नेबरिंग प्लेस में, तो उसके डिस्टेंस को अगर हम आधा कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है वान डेर वाल्स रेडियस हो जाएगा। अब जैसे यहां पर मान लीजिए कि इसको हम लोग ले लेते हैं, C ले लीजिए और इसको D ले लीजिए, तो यहां पर देखिए BC इक्वल टू CD जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वान डेर वाल्स रेडियस, वो क्या हो जाएगा, वान डेर वाल्स रेडियस होगा। यहां लिख देते हैं वान डेर वाल्स रेडियस होगा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि वान डेर वाल्स रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में कौन बड़ा है, तो आपको लगेगा कि वान डेर वाल्स रेडियस इज बिगर देन कोवैलेंट रेडियस, मतलब BC इज ग्रेटर देन OB, इस तरह का होगा, देखिए निश्चित होगा। अब कहता है कि अगर हम लोग मेटालिक रेडियस की बात करते हैं
तो मेटालिक रेडियस के लिए सिंपल सा आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं मेटालिक रेडियस का। कहता है कि मेटालिक रेडियस किसी भी मेटल के लिए हो सकता है। आप जानते हैं कि 80% ऑफ द एलिमेंट्स आपका मेटल ही है। कोई भी मेटल कंसीडर आप कर लीजिए, तो आप जानते हैं कि मेटल क्या देता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूजर होता है, वो कैटाइंस फॉर्म करता है। तो मेटालिक लैटिस जो होता है, किसी भी मेटल का जो लैटिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक लैटिस। अब देखिए इस मेटालिक लैटिस क्या होता है वो पहले देख लीजिए। इस मेटालिक लैटिस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। कहता है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। अब यहां पर कंस्टिट्यूएंट्स क्या होगा मेटल के लिए, मेटल कैटायन होगा एंड रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन, उसी को वहां पर कंस्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक लैटिस हियर। तो जैसे मान लीजिए कि आप सोडियम मेटल लेना चाहते हैं, तो सोडियम मेटल के लिए क्या हो जाएगा Na+ +1 इलेक्ट्रॉन। आप अगर कैल्शियम का लैटिस लेना चाहते हैं तो Ca2+ +2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का लैटिस लेना चाहते हैं तो Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस तरह से किसी भी मेटल का मेटल लैटिस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम Na का लेकर के चलते हैं, तो देखिए यहां पर ये कैटाइन हो गया, है ना, ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर ये कैटाइन है, फिर ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर ये कैटाइन है, फिर ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हमने सिंपल एक ही साइज में सब होगा, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग। जब सोडियम है तो सब सोडियम ही का सेम साइज होगा ना इसमें, है ना। तो उसी तरह से बगल वाले में भी क्या होगा, सोडियम होगा तो ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम है तो ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है कि इसमें भी आपका जो मेटालिक रेडियस होगा, इस किसी भी सक्सेसिव कैटाइन को, 2 सक्सेसिव कैटाइन का जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। देखिए यहां पर तो यहां भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, बोलिए, 2 सक्सेसिव कैटायंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस बोलते हैं। तो यहां पर अब बॉन्ड लेंथ के हिसाब से जो है, या रेडियस के हिसाब से सबसे बड़ा रेडियस होता है वान डेर वाल्स रेडियस। इससे बड़ा होता है मेटालिक रेडियस, और इससे बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस। देखिए यही इसका ट्रेंड है ना। वान डेर वाल्स रेडियस इज बिगर देन मेटालिक रेडियस इज बिगर देन कोवेलेंट रेडियस। तो बताइए बॉन्डिंग के हिसाब से कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किस बॉन्ड का, तो कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद मेटालिक बॉन्ड होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, वान डेर वाल्स बॉन्ड कहिए, है ना, वो जो है लास्ट में, मतलब सबसे वीकर हो जाएगा वान डेर वाल्स बॉन्ड। ठीक है। तो आप जानते भी हैं कि नोबल गैस एलिमेंट्स में केवल वान डेर वाल्स रेडियस ही होता है। ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक सब था, ये सब के सब कवर अप हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिन और मैं आपको पीरियोडिक टेबल में जो है फाइनल टच दूंगा, उसमें जो है जो जो टर्म 1-2 ठो छूटा हुआ होगा वो भी मैं बताऊंगा, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग, है ना, लास्ट कर रहा है। आप देखेंगे अगर और भी कोई टर्म बचा हुआ रहेगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में देंगे, वहां पर जो है मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, एक चीज जरूर होगा जो हमने बोला था
सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ही अभी कि नेक्स्ट क्लास में जो भी रिमेनिंग टर्म्स होगा थोड़ा बहुत उसको मैं डिस्कस करते हुए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो फिर तब तक के लिए आप बने रहिए, अपना केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ लगे रहिए और आप ये सारा अपना कंफ्यूजन दूर करते रहिए बार बार देखते हुए, और फिर अपने ड्रीम को केमिस्ट्री माय ड्रीम से पूरा कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड सेफ।